नमस्कार, 15 शहर 15 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चलिए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 15 बड़े शहरों की 15 बड़ी खबरें। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने साल 2020 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उमा भारती ने कहा कि 2019 का चुनाव लड़ने का उनका मन नहीं था और यही वजह है कि वो चुनावी मैदान में नहीं उतरी थी। लेकिन अब साल 2024 में चुनावी रण में उमा भारती अपना दमखम दिखाएंगी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की तेज तर्रार नेता उमा भारती ने अगले साल कहा था कि वो साल 2019 के चुनावी रण में नहीं उतरेंगी, बल्कि पीछे ही अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगी। आने वाले 1.5 से 2 सालों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस बीच वो मां गंगा की सफाई और राम मंदिर को लेकर काम करेंगी, लेकिन सक्रिय राजनीति से रिटायर नहीं होंगी। उमा भारती ने कहा था कि मैंने मन बना लिया है कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन साल 2019 का चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर वो कायम रही और आज उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया है कि वो साल 2024 का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साल 2024 में उमा भारती फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगी। उमा भारती ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। किस राज्य से वो चुनाव लड़ेंगी, फिलहाल इस बात का खुलासा उन्होंने नहीं किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती किस राज्य से चुनाव लड़ेंगी, फिलहाल ये तो तय नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है उससे ये साफ हो गया है कि एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में अपनी सक्रियता दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कैबिनेट की बैठक में शासकीय संकल्प पारित किया गया। इस संकल्प के बाद ये साफ हो गया है कि सरकार मध्य प्रदेश में इस कानून को लागू नहीं होने देगी। मंत्रालय में सीएम कमलनाथ ने कैबिनेट की बैठक ली। इस बैठक में तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शासकीय संकल्प पारित किया गया। संकल्प के तहत मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार से इस कानून को वापस लेने का आग्रह किया है। मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि समानता के अधिकार के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसे लागू नहीं करने के लिए इस तरीके का संकल्प पारित किया गया है। पीसी शर्मा ने राम वन गमन पथ के लिए एक ट्रस्ट बनाने की बात भी कही। साथ ही इस कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। पंजाब और केरल के बाद मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां पर इस तरीके का संकल्प पारित किया गया। अब कैबिनेट के बाद इस संकल्प को सरकार विधानसभा में लेके आएगी। राजगढ़ में कलेक्टर निधि निवेदिता के एक एएसआई को थप्पड़ मारने के आरोप सही पाए गए हैं। इस मामले में डीजीपी ने कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा है। राजगढ़ में कलेक्टर निधि निवेदिता के एक एएसआई को थप्पड़ मारने के मामले में डीजीपी ने गृह विभाग को पत्र लिखा है। इस पत्र में राजगढ़ कलेक्टर पर थप्पड़ मारने के आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। डीजीपी ने लिखा है कि कलेक्टर के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उनके इस खत के बाद अब आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन में मतभेद भी उभर कर सामने आ गए हैं। ये मामला दरअसल उसी 19 जनवरी का है जब सीएए के समर्थन में हो रही रैली के दौरान कलेक्टर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर थप्पड़ बरसाए थे। वहीं डीजीपी की चिट्ठी पर बोलते हुए गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि एएसआई को थप्पड़ मारने के मामले की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला सीएम के संज्ञान में भी लाया गया है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। वहीं बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता को थप्पड़ पड़ा उसका कुछ नहीं, एएसआई के थप्पड़ की जांच की जा रही है, क्योंकि सरकार मानती है कि बीजेपी के कार्यकर्ता को थप्पड़ पड़े तो कलेक्टर को मेडल देना चाहिए। इसलिए राजगढ़ कलेक्टर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये मामला उसी 19 जनवरी का है जिस वक्त कलेक्टर निधि निवेदिता ने सीएए को लेकर हो रही रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर थप्पड़ बरसाए थे। पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर सरकार चिंतित है और हाई अलर्ट जारी किया गया है। सतना में भी 5 चीनी सैलानियों को चिन्हित किया गया है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट पर है और सतना जिला प्रशासन भी इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है। सतना में आए 5 चीनी सैलानियों को चिन्हित किया गया है और उनको आइसोलेट किया जा रहा है। दरअसल ये सैलानी सतना जिले के रहने वाले थे और जहां चीन में रहकर उन्होंने अपनी शादी रचाई थी और वहां से चीन के बाद अब सतना वापस लौटे हैं। इनको
स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और जिस जगह पर ये रुके हुए हैं, जिस होटल में रुके हुए हैं, उनको वहाँ पर एक नर्स को तैनात किया गया है जो लगातार उन पर स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। दरअसल सतना खजुराहो और सारनाथ के बीच का बड़ा शहर है और यहाँ विदेशी सैलानियों का आना जाना बना रहता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा विदेशी सैलानियों पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली से जो इनपुट मिले हैं कि विदेशी सैलानियों में कोरोना वायरस हो सकता है। इसी के मद्देनज़र सतना जिला अस्पताल में 2 कमरे आरक्षित करके रखे हैं, जहां इस संदिग्ध मरीजों को उपचार के लिए लाया जाता है, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। रायसेन जिले के पानीपुरी बेचने वाली की बेटी शिवानी कुशवाहा ने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। नेशनल लेवल की CSIR नेट JRF परीक्षा में गणित के विषय में शिवानी को 168वीं रैंक प्राप्त हुई है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। रायसेन जिले के बेगमगंज नगर में पानीपुरी बेचकर अपने परिवार को चलाने वाले माधो सिंह कुशवाहा की बेटी शिवानी कुशवाहा ने ऑल इंडिया स्तर की गणित विषय की परीक्षा CSIR नेट JRF परीक्षा में नेशनल लेवल पर 168वीं रैंक पाकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। शिवानी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की छात्रा है। शिवानी कुशवाहा ने 2013 में कक्षा 12वीं की परीक्षा में जिले में टॉप 10 सूची में 3रा स्थान प्राप्त किया था। छात्रा ने बेटियों को संदेश दिया कि लड़का लड़कियों में आज के समय में कोई फर्क नहीं रहा है। लड़कियों को ये प्रूव करके दिखाना चाहिए कि आज के समय में लड़का और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं रहा है। शिवानी को पढ़ाई में कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। पिता अत्यंत गरीब परिवार से होने के बावजूद भी अपनी होनहार बच्ची को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। बेटी की परीक्षा तैयारी के लिए दिल्ली के DPS एकेडमी में प्रवेश दिलाकर कोचिंग के जरिए नेट परीक्षा की तैयारी करवाई। शिवानी के माता पिता का कहना है कि हम समाज में भी यही कहना चाहते हैं कि मेहनत कर अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिससे बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। गरीबी तो चलती रहती है, चटनी से रोटी खा लो, पर बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। हम सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, कर्ज लेकर पढ़ाई कराई। हमें विश्वास था कि बच्ची आगे पढ़ेगी और तभी बढ़ेगी। आज उनके परिवार के लिए उनकी बेटी बेटी नहीं बल्कि बेटा है। शिवानी कुशवाहा की माने तो उन्हें आगे सोशल वर्क करने में काफी दिलचस्पी है। साथ ही साथ ऊंचे पद पर पोस्टिंग पा करके अपनी परिवार की गरीबी भी दूर करना चाहती हैं। MPPSC भर्ती प्रक्रिया में 27% OBC आरक्षण पर लगी रोक फिलहाल बरकरार रहेगी। बढ़े हुए OBC आरक्षण को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से एक बार फिर आरक्षण पर रोक हटाने की मांग की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे नहीं स्वीकारा। आज हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे सरकार की ओर से पैरवी करने जबलपुर पहुंचे थे। इस दौरान हाईकोर्ट ने बढ़े हुए OBC आरक्षण संबंधी तमाम याचिकाओं को फाइनल हियरिंग यानी अंतिम सुनवाई के लिए रख दिया है। अब सभी याचिकाओं पर 27 फरवरी को अंतिम सुनवाई होगी। गौरतलब है कि 28 जनवरी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने MPPSC परीक्षाओं में बढ़े हुए OBC आरक्षण पर अंतरिम आदेश देते हुए रोक लगा दी थी और यह निर्देश दिए थे कि MPPSC अपनी भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है, लेकिन अंतिम सूची हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही जारी की जाएगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि भर्ती प्रक्रिया पूर्व के निर्धारित 14% OBC आरक्षण की तर्ज पर ही की जाए। बढ़े हुए OBC आरक्षण को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं में यह दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी मामले में दिए गए न्याय दृष्टांत के तहत किसी भी कीमत में ST SC OBC वर्ग को 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मामले में सरकार ने मध्य प्रदेश के लिहाज से ST SC और OBC वर्ग की जनसंख्या को ध्यान में रखकर बढ़ा हुआ आरक्षण देने की दलील दी। इस दलील को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से स्पष्ट किया गया कि जातीय जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। बहरहाल दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अब OBC के बढ़े हुए आरक्षण को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की तारीख तय कर दी है। शिवपुरी जिले के पिछोर विकासखंड अंतर्गत आने वाले भौती कस्बे में बीती रात डकैतों ने एक रिटायर्ड शिक्षक के घर धावा बोलकर उसके घर से 10 लाख से अधिक की नकदी जेवरात उड़ा दी। रिटायर्ड शिक्षक कैलाश चंदियन का कहना है कि जब वे घर में सो रहे थे तभी अज्ञात डकैत, जिनकी संख्या 4 से अधिक थी, उन्होंने उनके घर में प्रवेश किया और जैसे ही उनकी नींद खुली तो डकैतों ने उन्हें अपने कब्जे में लेते हुए उनके चेहरे पर कपड़ा ढक दिया और उसके बाद उनके घर से पूरी नकदी और जेवरात उड़ा दिए। इसके बाद वे वहाँ से रफू चक्कर हो गए। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में भौती थाना पुलिस ने महज चोरी का मामला ही दर्ज किया है,
जबकि रिटायर्ड शिक्षक का कहना है कि 4 से अधिक लोगों ने घर में प्रवेश किया और जब उनकी नींद खुली तो उनके मुंह पर कपड़े से ढककर और उनसे पूछताछ करके उनके घर की पूरी पतारसी की और उसके बाद उनके घर में रखी 40,000 से अधिक की नकदी व सोने चांदी के जेवरात लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। इस घटना से मोती कस्बे में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। रिटायर्ड शिक्षक उस समय घर पर अकेले थे जिस समय डकैतों ने उनके घर इस वारदात को अंजाम दिया। पन्ना में कोरोना वायरस पर अलर्ट। पन्ना कलेक्टर करमवीर शर्मा ने पन्ना टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। पन्ना कलेक्टर करमवीर शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस एक नई बीमारी है जो कि चीन से फैल रही है और अन्य देशों को भी प्रभावित कर रही है। यह एक घातक वायरस है जो कि एक फ्लू जैसी बीमारी के रूप में संक्रमण फैला रहा है। इसके लक्षण खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे इत्यादि सम्मिलित हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है कि इसकी सघन जांच हो। जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व एवं अन्य धार्मिक तथा पर्यटन स्थलों के भ्रमण हेतु बाहर से आने वाले आमजनों की भी जांच की आवश्यकता है तथा इसके बचाव एवं इसके लक्षणों की जानकारी आमजन को विभिन्न रूप से दी जाए। जिले के बाहर से आने वाले पर्यटकों एवं दक्षिण भारत से आने वाले आमजनों की जांच हेतु जिला स्तर पर टीम गठित भी की गई है। टीम द्वारा परीक्षण के दौरान यदि कोई प्रकरण सामने आता है तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य रूप से दी जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि पन्ना जिले में खजुराहो, छतरपुर जिले से आने वाले पर्यटकों की वायरस के संक्रमण की जाँच हेतु मुख्य जिला चिकित्सालय में भी व्यवस्था की गई है। यह घातक कोरोना वायरस देश विदेश के कई लोगों में संक्रमण फैला रहा है। यही वजह है कि पन्ना कलेक्टर ने टाइगर रिजर्व में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। इंदौर में राजीव गांधी चौराहे से निरंजनपुर तक चलाई जा रही इन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बसों में पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम की यहाँ पर व्यवस्था की गई। साथ ही इसमें खास तरह के पैनिक बटन्स भी लगाए गए हैं जिसमें यदि महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो वो इस बटन को दबाकर 100 डायल तक ये सूचना इनकी पहुंच जाएगी और तत्काल पुलिस इनकी मदद के लिए तैयार रहेगी। इस पूरी बसों में महिलाएं ही सफ़र कर पाएंगी और महिला अटेंडर ही इन बसों में तैनात की गई हैं। साथ ही जो ड्राइवर हैं वो भी महिला बसें महिलाएं ही इन बसों को चलाएंगी। हालांकि अभी तक हैवी लाइसेंस महिलाओं के नहीं है, इसलिए अभी इनको पुरुष ड्राइवर ही चला रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इन बसों को महिला ड्राइवर ही चलाएंगी और 1000 महिलाएं इसमें रोज सफर करेंगी। काफी सुरक्षित सफर महिलाओं के लिए इसको कहा जा रहा है। तो अभी तक सिर्फ 2 पिंक बसें इंदौर में चलाई जा रही हैं और आगे इन महिलाओं की भी मांग है कि ऐसी बसें ज्यादा से ज्यादा चलाई जाएं जिससे महिलाओं का सफर आसान हो सके, वो सुरक्षित यात्रा कर सकें और जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। तो 15 शहर 15 रिपोर्टर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। 15 शहर 15 रिपोर्टर। सरकार अपने कामकाजों की समीक्षा समय समय पर करते रहती है। मुख्यमंत्री सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि सरकार के कामकाजों की समीक्षा कांग्रेस आलाकमान करेगी। दरअसल कांग्रेस की ओर से राज्यों में बने घोषणा पत्र के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, राज्य में हुए कामों को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश की अध्यक्षता में बने कमेटी की बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा, जिसमें इस बात की समीक्षा की जाएगी कि बीते 1.25 साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में जो दावे किए थे उन घोषणा पत्र के दावों को धरातल पे कितना उतारा गया है और किन किन योजनाओं में क्या कुछ दिक्कतें और क्या कुछ कठिनाइयाँ हो रही है, ताकि आने वाले समय में केंद्र के सरकार के बीते कांग्रेस की सरकार के लाभ लेते हुए राज्य को एक नया दिशा निर्देश दिया जा सके या फिर राज्य को सुझाव दिया जा सके। बहरहाल देखना होगा कि इस बैठक के बाद जब राज्य अपनी तमाम समीक्षा रिपोर्ट के साथ वहां पे पेश होगी और राज्य के कुछ नए निर्देश मिलेंगे, तब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उन तमाम घोषणाओं को जो अब तक अमली जामा नहीं पहना पाई है, जिसे अब तक धरातल पे नहीं उतार पाई है, उन्हें धरातल पे लागू करने के लिए क्या कुछ पहल करती है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। खाद्य मंत्री
अमरजीत भगत ने कहा था कि धान खरीदी की जो तारीख है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। और उसके बाद आज स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा है कि सरकार को सबकी बात सुननी चाहिए, थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास खुद किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि धान खरीदी नहीं हो पाई है, वो अपना धान नहीं बेच पाए हैं। ऐसे में सरकार को धान खरीदी की जो तारीख है वो बढ़ानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने यह भी कहा कि जिस तरह से लगातार मौसम बदल रहा है और जिस तरह से बारिश हो रही है, बीच बीच में मौसम खराब हो जाता है, किसान अपना धान खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और ऐसे में न केवल खाद्य मंत्री को बल्कि सरकार को भी सुनना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट में जब इस बात को लाया जाएगा तो वो अपनी बात जरूर रखेंगे। प्रदेश में त्रिस्तरीय छत्तीसगढ़ में अब मास्टर जी की क्लास लगने वाली है। जी हां, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अंग्रेजी सिखाने के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है और इस अभियान में 1000 शिक्षकों को अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा। जिस तरह से शिक्षा विभाग की ये पूरी कवायद है जिसमें शिक्षकों को अंग्रेजी बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो छात्रों को भी इसकी जानकारी दे सके और छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सिखा सके। जिस तरह से प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि अंग्रेजी के शिक्षक बहुत कम हो चुके हैं और साथ ही साथ सरकारी स्कूल में अंग्रेजी भाषा का उपयोग भी काफ़ी कम होता है, जिसके मद्देनज़र ये कवायद शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। और इस कवायद में अप्रैल माह में ये पूरा अभियान चलेगा और इसे रोचक बनाने की भी पूरी तैयारी चल रही है, जिसमें अलग अलग तरीके से शिक्षकों को अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा, अलग अलग तरह से अभियान चलाया जाएगा और इसमें कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर ही अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें, शिक्षक शर्माए नहीं। इसके लिए भी ग्रुप डिस्कशन और भी अनेक तरह से शिक्षकों को अंग्रेजी सिखाने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। हालांकि अभी इच्छुक शिक्षकों से आवेदन मंगाए गए हैं और इसके बाद फैसला होगा कि आखिर चुने गए कौन 1000 शिक्षक होंगे जो कि ये प्रशिक्षण लेंगे। और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई प्रदेश के शिक्षक खुद होकर अंग्रेजी सीखने के लिए इस कैंपेन का हिस्सा बनते हैं या नहीं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जिस तरह से अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है, जिस तरह से बीजेपी की पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर हार मिली है, उसके बाद जिस तरह समीक्षा की गई है उसमें सिर्फ 8 जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को बढ़त मिली है और बाकी जिलों में कांग्रेस को बढ़त मिली है। उसके बाद जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर यह कहा है कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो जीते हुए प्रत्याशी थे बीजेपी के, लेकिन उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पर भाजपा के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। इस तरह से जो आरोप लगाए गए हैं उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस किस तरह से अपना इस पे तंज कसती है या किस तरह से इसमें बड़ा बयान जारी करती है। लेकिन जिस तरह से धर्मलाल कौशिक इस पूरे मामले को लेकर पंचायत चुनाव की जीत के बाद इस चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन जिस तरह से जनता ने बीजेपी पर भरोसा न जता के कांग्रेस पर एक बार फिर से पंचायत चुनाव में भरोसा जताया है। निकाय चुनाव के बाद हुए पंचायत चुनाव की हार के बाद बीजेपी अब देखना यह होगा कि आगे किस तरह से पार्टी की समीक्षा करती है। बस्तर संभाग को छोड़कर प्रदेश के बाकी हिस्सों में रात को बारिश हुई है, जिसका असर सुबह से ही देखने को मिला है। सुबह से राजधानी रायपुर सहित कई हिस्सों में कोहरा छाया हुआ था और उसका असर ये हुआ है कि लोगों को ठंड का एहसास भी हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। वहीं जो ठंड की संभावना है वो 10 फरवरी तक इसी तरीके के रहने के आसार हैं। जाहिर तौर पर अगर बाकी इस मौसम के असर की बात कर ली जाए तो फ्लाइट के आने जाने में भी इसका असर हुआ है और देरी देखने को मिली है। वहीं किसानों के जो है धान भी भीग चुके हैं, जिसका असर किसानों पर पड़ा है। छतरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज सुबह अज्ञात 6 नकाबपोश बदमाशों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर वहां पर उनके कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की और वहीं उनकी बाहर खड़ी गाड़ी पर भी तोड़फोड़ कर हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। आज सुबह 5 से 6 नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने एसडीएम कार्यालय में फायरिंग करते हुए उनके दफ्तर सहित उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। एसडीएम कार्यालय में बदमाशों द्वारा की गई तोड़फोड़ के मामले में जिला प्रशासन को आशंका है कि यह घटना भू माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई का नतीजा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से बदमाशों द्वारा हवाई फायरिंग करते हुए एसडीएम कार्यालय और गाड़ी सहित चैम्बर में की गई तोड़फोड़ भू माफियाओं की करतूत हो सकती है। छतरपुर तहसील में पदस्थ एसडीएम अनिल सबकाली ने हाल ही में एंटी भू माफिया अभियान चलाकर करोड़ों की शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया था, जिससे इस कार्रवाई को भू माफिया दहशत में थे। वहीं घटना के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
घटना के बाद एसडीएम कार्यालय में दहशत का माहौल है। छतरपुर एसडीएम अनिल सपकारे द्वारा एंटी माफिया अभियान के तहत लगातार भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जा रही थी। हो सकता है कि ये भूमाफिया बौखलाए हुए हों और इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। और अब आपको दिखाते हैं साड़ी और मार्शल आर्ट का डेडली कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, यकीन मानिए आपने इससे पहले ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होगी। इस आर्टिस्ट की कलाबाजी आपको हैरान कर देगी। एक एक मूव पर आप दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। ये कलाबाजी भी मार्शल आर्ट का ही एक रूप है। सिलंबम तमिलनाडु के मार्शल आर्ट की एक शैली है जो कोई 3000 साल पुरानी है। चलिए इस आर्टिस्ट से भी आपकी पहचान करा देते हैं। नाम है ऐश्वर्या मणिवन्नन। सिलंबम की कला में ऐश्वर्या इतनी दक्ष हैं कि ऐश्वर्या के जौहर को देखकर हर कोई दंग रह जाता है, तारीफ करते नहीं थकता है। ऐश्वर्या मणिवन्नन का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। आप भी देखिए, ऐश्वर्या का एक एक मूव आपको हैरान कर देगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के मंत्री जी का नया अंदाज। एक शादी समारोह में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर थिरकते नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बारात में किस तरह मंत्री जी नाचते गाते नजर आ रहे हैं। डांस के साथ खुद बैंड मास्टर भी बन गए। ये वीडियो ग्वालियर से आई है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी है।